Production of Output. quantity of goods. By change in output, not by real GDP changes only by change in output और production, not by change in price. Price और output से किस में change आता है? Price और output में किस में change आता है? Nominal. Nominal GDP में. The value of credit Production या quantity of goods लिख सकते हैं. Output अगर नहीं लिखते. output लिखोगे तो better रहेगा. The value of credit multiplier. Credit multiplier is also known as money multiplier. The value of money multiplier will be high when money multiplier की value high कब होगी? When will be value of money multiplier be high? जब legal reserve low होगी. When legal reserve ratio LRR is low because there is an inverse relationship between 1 upon LRR and money multiplier. LRR money multiplier में inverse relation है. Okay. अब ये आपको नहीं था लेकिन आपको इसमें बोला है कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. ठीक है, तो सबसे पहले थे आपके शक्तिकांता दास. नहीं, आपके थे डी सुब्बा राव थे. अभी कौन है? शक्तिकांता दास, डी सुब्बा राव, फिर रघुराम राजन, फिर उर्जित पटेल, फिर शक्तिकांता दास. See, which of the following fact is correct about MPC? All of these. क्यों? MPC 0 और 1 के बीच में रहता है, बिल्कुल ठीक है. MPC of poor is more than that of rich. अब MPC of poor is more than that of rich का मतलब क्या है? Just a second, please. तो MPC of poor is more than that of rich का मतलब क्या है कि जो poor people है उनका expenditure ज़्यादा होता है rich से, क्योंकि उनकी ज़्यादा portion of income जो है, ज़्यादा portion of income of poor is spent on the consumption. तो इसलिए MPC of poor is always more than the rich people. और MPC falls with successive increase in income कि अगर इकोनॉमी में income का level बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, लोग अब बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा और इनकम लेवल बहुत बढ़ जाएगा, तो उनकी कंजम्पशन जो है विद सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ इनकम के साथ फॉल करती है. द ह्यूमन की जो टेंडेंसी है वो कंजम्पशन में कम होती जाती है अगर उनका इनकम का इंक्रीज होगी. इनकम का इंक्रीज इतना ज़्यादा है कि वो MPC का जो उनका स्पेंडिंग है वो कम हो जाती है, क्योंकि हर एक के पास इनकम है. ठीक है, तो प्रोडक्शन लेवल पे भी फ़र्क पड़ता है. प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तभी इनकम ज़्यादा है, और प्रोडक्शन ज़्यादा तो इसका मतलब डिमांड जो है ऑटोमेटिकली सबसाइड कर जाएगी सप्लाई के साथ. तो इसलिए ऑल ऑफ दीज. व्हेन प्लान सेविंग्स इज लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट, देन नेशनल इनकम इज लाइकली. ये आपका डायग्राम के साथ से देखते हैं. ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी सेविंग्स है, ये लेवल ऑफ इनकम है. तो अगर आपकी प्लान सेविंग्स इज लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है कि आपकी जो इनकम है, आपकी सेविंग्स, लेवल ऑफ आउटपुट कम है, लेवल ऑफ आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो प्रोड्यूसर के पास जो प्लान इन्वेंट्री थी वो फॉल करना शुरू हो जाएगी. तो ही विल बी इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस मोर. ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो इनकम बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेगी, तो नेशनल इनकम इज लाइकली टू इंक्रीज. Question number 5. Which of the following is not the reason for excess demand? Fall in the propensity. Which of the following is not the reason for excess demand? Fall in propensity to consume, ये reason नहीं है, ये reason है उसके बढ़ने का. Reduction in taxes, taxes अगर कम हो जाएंगे तो भी excess demand बढ़ती है. Increase in investment, अगर इन्वेस्टमेंट्स में या डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग फॉर प्रोपेंसिटी. एक्सेस डिमांड का रीजन, टैक्सेस कम हो गए, एक्सेस डिमांड बढ़ गई, डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गई, उससे एक्सेस डिमांड बढ़ गई. तो ए, फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जितना लोगों की स्पेंडिंग MPC कम होगी
जितनी लोगों की एमपीसी कम होगी उतना एक्सेस डिमांड में फॉल आएगा, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि एक्सेस डिमांड बढ़ने का रीजन क्या है। एक्सेस डिमांड बढ़ने का रीजन है आपका इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ना कि फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगला, which of the following statement is true? Fiscal deficit is the difference between total expenditure and total receipt, sum of primary. Fiscal deficit is the sum of primary and interest payment. Primary deficit equal to fiscal deficit minus interest payment. तो primary deficit plus interest payment equal to fiscal deficit. तो आंसर इज सी। ए क्यों नहीं है? फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? इट्स द डिफरेंस बिटवीन टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल गवर्नमेंट रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। तो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लिखा है तो सही नहीं होगा। गलत है, क्योंकि उसमें टोटल रिसीट्स आ रहा है लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स होता है। 8th, the government is preparing the list of vaccination. The government is preparing the list of vaccinators required to administer the COVID-19 vaccine. First, to the estimated 30 crore priority population in the initial months, it will surely increase the कौन सा expenditure of the government? सर पहला फॉरेन इंस्टीट्यूशन। क्या चीज? सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि कोविड वैक्सीन पे जो खर्चा है वो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू नेचर का है, उससे ना तो गवर्नमेंट की एसेट्स पर इम्पैक्ट पड़ रहा है ना ही कोई लायबिलिटीज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। दैट्स व्हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विल इंक्रीज। अगला, in 2012 Starbucks opened stores in India in alliance with the Tata. This is an example of फॉरेन इंस्टीट्यूशन, foreign direct investment। foreign institution इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? जब स्टारबक्स इंडियन कंपनी के स्टॉक मार्केट में उनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता। एफआई इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, और ये होती हैं आपकी फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स। तो एफडीआई, ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यू टू अ फॉल इन वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट, इंडियन करेंसी यानी रुपये की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में गिर गई। आरबीआई डिसाइड्स टू बाय बैक इंडियन करेंसी। दिस इज अ केस ऑफ मैनेज वॉइस फ्लोटिंग। ब्रेक हो रही है और वीडियो लैग हो रही है। एक सेकंड, बाकियों को भी मेरी वीडियो लैग लग रही है या वॉइस ब्रेक लग रही है? आपका भी यहाँ पे ना नेटवर्क में वो रेड दिखा रहा है, तो बाकी जब आते हो तो आपकी सर आपको मेरी वीडियो बाकी स्टूडेंट्स को भी लैग आ रही है नो सर, या पीछे वॉइस ब्रेक हो रही है? सर कुछ नहीं हो रहा। सर वॉइस तो ठीक है। यस सर, वॉइस ठीक है, वीडियो ब्रेक हो रही है। वीडियो क्यों ब्रेक हो रही है? रीजन? सर सर आपका हमारी तो ये ठीक चल रही जो है। नेम दिखाता है विद्या विजन, उसकी साइड में वो नेटवर्क का बना होता है ना, वो अगर रेड हो जाता है तो फिर आपकी वीडियो लैग हो जाती है। ये कहाँ? मेरे को तो वो तो रिकॉर्डिंग का साइन आ रहा है। नहीं सर, आपके नेम के यहीं पे मतलब मुझे दिख रहा है। अभी भी दिख रहा है? नहीं सर, अभी तो ठीक है। वीडियो लैग क्यों हो रहा है? वीडियो ब्रेक क्यों होती है? मैं आपको फोटो भेजूं उसका जो दिखा रहा है। हाँ भेजना। अरे क्या ये कौन है? हर्षु क्या कह रही है? आवाज ही नहीं आ रही ढंग से, कान साफ करना पड़ेगा उसके लिए।
हाँ जी, तो ड्यू टू फॉल इन वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इन एन इंटरनेशनल मार्केट द आरबीआई, एक सेकेंड, क्या आ रहा है ये राघव, क्या भेजा है? कुछ भी नहीं आ रहा। ये जो आपके नेम के आगे, मेरे नेम के आगे, विद्या विजन के आगे तो नेटवर्क के बाहर आ रहे हैं। हाँ वही, अगर वो रेड हो जाता तो आपका फिर वीडियो लैग होती है। फिर दैट मस्ट बी ए नेटवर्क इशू बीच बीच में। हाँ सर। Okay, so due to a fall in the value of Indian currency in the international market, Indian currency रुपये की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में गिर गई, तो RBI decides to buy back Indian currency. This is a case of कौन सा, फिक्स, फ्लेक्सिबल, मैनेज या उसमें मैनेज फ्लोटिंग। क्योंकि मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है कि चलती मार्केट में, आपकी चलती मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में आपकी रुपये की वैल्यू गिर गई। रुपये की वैल्यू गिरने का मतलब है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, मे भी उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से। चैट में देख रहे हो? क्या चीज? चैट में आंसर्स देख रहे हो? नहीं, अच्छा ओके। चैट पे ना ही लिखो तो अच्छा है, यहाँ पर बोलो ओपनली। तो मैनेज फ्लोटिंग ठीक है वैसे तुम्हारा आंसर, क्योंकि चलती मार्केट में जब बाय बैक करेगा ताकि जो बड़ा डॉलर की वैल्यू जो बढ़ गई है वो फॉल करना शुरू हो जाए, दैट इज मैनेज फ्लोटिंग। The manipulations done by the central government to stabilize the domestic currency या इंटरनेशनल करेंसी को फॉल करना या अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करना, दैट इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, state with reasons whether the following statements are true or false. Intermediate goods have a derived demand while final goods have a direct demand. ट्रू है, जो फाइनल गुड्स होते हैं उनकी डिमांड डायरेक्ट होती है, और इंटरमीडिएट गुड्स हैं दे आर डिराइव डिमांड, क्योंकि डिराइव डिमांड किसके थ्रू की जाती है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब मान लो जैसे कि आटा है, वीट, अब वीट अगर कंज्यूमर लेके जाता है तो उसके लिए फाइनल गुड है, डायरेक्ट डिमांड है। और वीट अगर एक फ्लोर मिल वाला लेके, रेस्टोरेंट वाला लेके जाता है तो वो उसके लिए वो डिराइव डिमांड है, क्योंकि वो उसको डिमांड करेगा वीट की, जिसे एज ए वो रॉ मटेरियल यूज करेगा, फिर उससे आगे वो फाइनल गुड तैयार करेगा। तो इट इज ए इंटरमीडिएट गुड्स हैव अ डिराइव डिमांड एंड व्हाइल फाइनल गुड्स हैव अ डायरेक्ट डिमांड। ब्रेड इज ऑलवेज अ कंज्यूमर गुड, ट्रू या फॉल्स? सर रीजनिंग क्या लिखेंगे इसमें? किसमें? ऊपर वाले में। किसमें? ऊपर में रीजन क्या लिखेंगे? ए पर ऊपर में यही रीजन लिखना है कि द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज द final goods are being consumed directly by the consumers or the firms, मतलब they are directly consumed by the ultimate consumers, and intermediate goods are secondary demands, they are indirect demand made by the producers who are producing the final goods. Bread is always a consumer good, true or false? फर्नीचर और false. False. Bread is always a consumer good, false. Why? Because if the bread is consumed directly by the consumer, it is a consumer good, but if bread is used by a producer for the production of further final good, then bread is an intermediate good. Government is granting subsidy to promote the sales of e-vehicles. Analyze its impact on the GDP and welfare. क्या लिखोगे? Government is granting subsidy to promote the sale of e-vehicles. अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी ग्रांट कर रही है टू प्रमोट दी सेल ऑफ ई व्हीकल्स। अब उससे जीडीपी एंड वेलफेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सब्सिडीज वाला पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। जीडीपी एंड वेलफेयर वाले आपके कौन से पॉइंट्स है? एक तो था आपका कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, एक था रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ,
एक था आपका एक्सटर्नैलिटी, और एक्सटर्नैलिटीज। इसमें एक्सटर्नैलिटी वाला पॉइंट समझाया जाएगा। और एक ग्रांटिंग, सबसे पहला पॉइंट कौन सा था बोला? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी वाला भी मिक्स करके लिख सकते हो कि सब्सिडीज ग्रांट करने की वजह से जो जीडीपी का शेयर है, ठीक है, जो ई व्हीकल्स की सेल है, दैट विल बी दैट कैन बी टेकन बाय रिच पीपल एंड पुअर पीपल एज वेल। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट था आपका डिस्ट्रीब्यूशन जीडीपी, जब गवर्नमेंट जब सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी व्हीकल्स की ई व्हीकल्स की सेल पे, तो उससे जो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी रिच पीपल की, वो तो ले पा रही थी लेकिन पुअर नहीं ले पा रहा था। तो इसलिए अब क्या होगा कि सब्सिडी देने के बाद ई व्हीकल्स पे जो पुअर पीपल हैं वो भी अफोर्ड कर पाएंगे, मतलब वो भी ले पाएंगे ये ई व्हीकल्स वगैरह। ठीक है, और इसका सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। देयर विल बी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या रहेगा कि सोसाइटी एज ए होल विल गेट द बेनिफिट ऑफ दी सब्सिडीज which are going to promote the e-vehicles which are pollution free। तो आपको मेन पॉइंट तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जीडीपी का ही लिखना है, उसमें आप पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का भी एक पॉइंट लिख दोगे साथ में। देखो क्वेश्चन ये ऐसे हैं जिनमें हर एक का आंसर डिफरेंट होगा। मैंने वो क्या कहा था कि आगे जो अब जो चेंज होता जा रहा है पैटर्न, उसमें आप सिर्फ जो आपने सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में? ऐसे ही आएंगे, I mean, ये सारे ऐसे ही आएंगे। मैंने आपको पहले से वार्निंग देता हुआ चल रहा था, आपको मजाक लग रही थी। मैं को बार बार कह रहा था और बार बार अभी भी कह रहा हूँ, जो लोग थरली नहीं पढ़ के जाएंगे वो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अब वो टाइम चला गया है कि आपने 4 पॉइंट पहले और बहनजियों की तरह आंटियां दीदियां जो घर में बैठ जाती हैं पढ़ाने के लिए कि भैया चल मेरे बेटे याद कर ले डिस्ट्रीब्यूशन जीडीपी या याद कर ले एक्सटर्नैलिटी के पॉइंट। अब वो रट्टा वाला काम खत्म। अब मजा आएगा जो मार्केट में मोर देन 70% टीचर्स जो हैं नामी ग्रामी टीचर्स हैं, जिनको सिर्फ रट्टा मरवाना आता है, कॉन्सेप्ट करवाने का अकल ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके से आपको प्रमोट करना है, वो फंसेंगे इसमें। और अगले साल जो पीसा आ रहा है आपका प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट और एनईपी, इसमें तो आधे से ज़्यादा रट्टाफिकेशन वाले टीचर्स ही मार्केट से बाहर हो जाएंगे क्योंकि बच्चों को तैयारी नहीं कर पाएंगे उसके हिसाब से। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आपको आंसर लिखने होंगे कि गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देती है व्हीकल्स पे तो उसका जीडीपी और वेलफेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आप सोच के देखो कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो सब्सिडी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो पहले ले रहा था अब जो नहीं ले पाएगा उनको अगर सस्ते रेटों पे ई व्हीकल्स मिलेंगी वो भी परचेज कर पाएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन जीडीपी इवन हो जाएगी उस केस में। तो जो इनइक्वालिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, ई व्हीकल्स प्रमोट करने की वजह से आपके एनवायरनमेंट पे हार्म कम पहुंचेगा। ठीक है, ऑल एंटायर सोसाइटी को उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और नोबडी विल बी पेनलाइज फॉर दिस। तो इससे जीडीपी तो बढ़ेगी, इकोनॉमी की वेलफेयर भी होगी। तो आपको कंबाइन करके पॉइंट लिखना है। पेपर सारा ऐसा नहीं आएगा, कुछ आएंगे क्वेश्चंस को बाकी डायरेक्ट भी आएंगे, लेकिन यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। आपको 100 में से 100 अगर स्कोर करना है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। खुद आपको रीड करना पड़ेगा, एक एक लाइन एक एक पॉइंट समझना पड़ेगा, और जो चीज नहीं समझ आएगी उसके लिए बैठा हूं, लेकिन जब तक खुद नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं हो सकता। Second wave of COVID-19 is proving deadly. Many countries did this, imposed a complete lockdown. Consequently, Indian government is also worried looking into the rising cases, but imposing restriction in various parts of the economy is going through a difficult revival phase. As a result, level of investment is expected to fall by 100 crores. And simultaneously, people are curtailing their expenses to meet these situations. Therefore, MPCs fall to this. Show the possible predictive impact on the process of income generation. क्या समझाना है इसमें? सबसे पहले क्या समझाओगे इसमें? सर वो मल्टीप्लायर वाली टेबल में लिखी इसमें। इसमें आप सबसे पहले बोलोगे कि इनकम में फॉल आया है, यानी चेंज, इस इन्वेस्टमेंट में चेंज आ गया कितने का? 1000 करोड़ का। और एमपीसी में फॉल आ गया 0.7 से कितना? 0.5।
ठीक है, अब उसने बोला है कि इनकम जनरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब इन्वेस्टमेंट और एमपीसी दोनों पे फॉल आएगा। तो आप वही ले लोगे राउंड 1, जिसमें आपने राउंड 1 में आपका चेंज इन्वेस्टमेंट आ गई आप 1000, और आपका चेंज ऑन इनकम को आप एज्यूम करके चलोगे पहले 1000, और एमपीसी आपने एज्यूम किया हुआ 50%, तो इनकम का 50% कंज्यूम हो गया। एक्सपेंडिचर ऑफ 1% विल बिकम इनकम ऑफ अदर पर्सन, तो ये 500, इसका 50% एमपीसी 250, इसका 50% 250 का 125, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ही समझाना है, लेकिन आधे से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो ये पूरी केस स्टडी पढ़ते पढ़ते बिखर जाएंगे कि यार ये क्या हो गया, तो ऊपर से निकल गया। लेकिन जो स्मार्ट पीपल होंगे उन्हें पता है कि भी हमने कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, और उससे उनको समझ आ जाएगा कि इनकम जनरेशन पे क्या असर पड़ेगा जब इन्वेस्टमेंट और एमपीसी में फॉल आएगा। दैट मीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का पूरा प्रोसेस समझाना है। तो इसमें क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन दिमाग क्यों घूम जाएगा, क्योंकि भैया हमने तो सीधा एक चीज पढ़ी थी कि टॉपिक में अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आएगा तो मैं तो उसी को रट्टा मार लूंगा, इससे आगे तो मेरे को पता ही नहीं है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं मैंने, तो वो सब अब नहीं चलेगा। यू नीड टू बी फोकस्ड। Question number 13. What was the motive behind the opening of bank account Sukanya Samriddhi Yojana by the government? ठीक है, explain how deposits made under this scheme are going to affect the national income of the country. अब ये हमने सुकन्या समृद्धि योजना वाला नहीं किया था, ठीक है, तो इसकी जगह हमने एक और ले लिया था, मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर का आपको पता है क्या समझाना है, मनी मल्टीप्लायर में क्या क्या पॉइंट्स लोगे? मनी मल्टीप्लायर उसका सबसे पहले फॉर्मूला डेफिनेशन, और उसके अंदर क्या क्या assumptions, और सर एग्जांपल से बता देंगे कि अगर एरआर ज्यादा होता है तो वो कम। सबसे पहले मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन, फिर मनी मल्टीप्लायर हैज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एलआरआर एंड मनी मल्टीप्लायर, फिर एलआरआर के बारे में 2 लाइनें, उसके बाद आपको उसका प्रोसेस थ्योरेटिकल लिखना है मनी मल्टीप्लायर का, और उसके बाद आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके निकालनी है कि अगर मनी मल्टीप्लायर आपका जैसे एलआरआर 10% है तो मनी मल्टीप्लायर 1/10% दैट इज 10, और क्रेडिट क्रिएशन कितना होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा घूम के कई बार क्या पूछ लेता है, आपको बोल जाएगा कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन हुआ 4000, ठीक है, और टोटल क्रेडिट क्रिएशन हुआ 4000 और एलआरआर जो था वो था 20%, ठीक है, तो अब आप बताओ कि इनिशियल डिपॉजिट कितना आया, तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, तो 20% एलआरआर का मतलब हो गया मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया 1/20% विच इज इक्वल टू 5, तो 5 हो जाएगा ये 4000/5 कितना 800, तो यानी इनिशियल डिपॉजिट 800। तो ऐसे भी आपको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। तभी मैं बार बार कह रहा हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करोगे उतना आपको आंसर लिखने का आइडिया मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर्स आपको मैं भेजता जाऊँगा, 4 मैंने भेज दिए, आप उसको करते चलो, उस पर डिस्कशन करते चलें, और पेपर करते चलें, डिस्कशन करते चलें। द मोर एंड मोर पेपर यू आर गोइंग टू सॉल्व, द मोर एंड मोर नियर टू परफेक्शन यू विल गेट। बाकी जो जो उसमें डाउट टॉपिक वो लर्निंग आपके अपने लर्निंग करते चलो, डाउट लेते चलो, पेपर डिस्कस करते चलो। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा अब जैसे ये है, अच्छा अगर हम इसी की बात करें, हाउ एक्सप्लेन हाउ डिपॉजिट्स मेड अंडर दिस स्कीम्स आर गोइंग टू अफेक्ट द नेशनल इनकम, तो इसमें अब सुकन्या समृद्धि योजना क्या होती है? इसमें क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो बैंक में अपने लड़की सुकन्या गर्ल चाइल्ड होता है उसके नाम के फंड जनरेट करेंगे, एजुकेशन के लिए फंड्स बोरो करेंगे, ठीक है, पैसा उसकी मैरिज के लिए फंड्स इकट्ठा करेंगे, ठीक है, इस योजना के थ्रू गवर्नमेंट उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेगी। ठीक है, कि उनके लिए अपना कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट करो, उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट देगी या अपना खुद फंड्स देगी, तो उससे क्या होगा आपकी नेशनल इनकम पे पैसा बैंक्स में जाएगा, तो वो और आगे क्रेडिट मल्टीप्लायर के लिए यूज़ होगा इकोनॉमी में, और इनकम जनरेट होगी, तो इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट दी नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, या जन धन योजना, जैसे क्वेश्चन था जन धन योजना हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द नेशनल इनकम। जन धन योजना क्या होता है? जन धन योजना है कि जो गवर्नमेंट है
जन धन योजना की हर घर से एक बैंक अकाउंट खुलेगा और हर घर से एक बैंक अकाउंट खुलेगा और पैसा जमा कराया जाएगा बैंक में। ठीक है, तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा इकट्ठा होगा, बैंक उस ज़्यादा पैसे को क्या करेगा और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज़्यादा लोन के फॉर्म में बांटेगा। जितना लोन की फॉर्म में बांटेगा उतना इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, लोग ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आएंगे, कम रेट ऑफ लोन पे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन बोरो करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन से ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, तो यानी नेशनल इनकम विल इंक्रीज। तो उस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसका इम्पैक्ट कंट्री की इनकम पे क्या पड़ेगा वो बताना है। India's GDP contracted 23.9% in the April-June quarter of 2001 to 2021 as compared to same period of this, suggesting that lockdown has hit the economy hard. तो द हिंदुस्तान टाइम्स 1 सितंबर 2020 कहता है, ये उसकी न्यूज़ थी, द सोर्स वाज HT टाइम्स 1 सितंबर 2020 की जीडीपी इंडिया की इससे कॉन्ट्रैक्ट कर गई इतनी, ठीक है, इस लास्ट ईयर से अब तक। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेजर्स टू करेक्ट सिचुएशन इंडिकेटेड। तो इसके हिसाब से गवर्नमेंट बजट के थ्रू आप कैसे इस सिचुएशन को कर्व कर सकते हो, क्या करोगे गवर्नमेंट बजट में, कैसे करेक्ट करोगे सिचुएशन को? सर जो गवर्नमेंट बजट है वो एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी अपना पब्लिक पे, और जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जिससे लोग। बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी होती है, टैक्सेशन पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर स्पेंड करना शुरू करेगी, ज़्यादा सब्सिडीज देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी ताकि पब्लिक की इनकम बढ़े। पब्लिक की इनकम बढ़ेगी तो उनकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो उनकी कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो उसको पूरा करने के लिए प्रोडक्शन जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ज़्यादा करती जाएगी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा, वैसे वैसे ओवरऑल इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। और टैक्स रेट में क्या लिखेंगे, गवर्नमेंट अपनी टैक्सेशन पॉलिसी में पब्लिक के ऊपर टैक्सेस रिड्यूस कर देगा। टैक्सेस रिड्यूस करने से क्या होगा, पब्लिक की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो ज़्यादा पैसा स्पेंड करेंगे, ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जितना ज़्यादा स्पेंड करेंगे उतनी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी और इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। The government of India has implemented direct benefit transfer scheme wherein subsidies on the LPG is directly transferred to the bank account of the consumer and also asking rich people to give up their subsidy. Right to economic values highlighting here. तो बेसिकली इसमें क्या इकोनॉमिक वैल्यूज को हम हाईलाइट कर रहे हैं, आप ये आपका ये जो है टॉपिक एक तरह से देखा जाए तो बजट की तरफ से है, तो क्या इकोनॉमिक वैल्यूज को आप हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे? रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। और मेन आपको यही बताना है कि गवर्नमेंट जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है कि जो सब्सिडीज वगैरह है किसको दे रही है, एक से रुकना जरा, रैनिक, तनीषा, संयम, रिया, राघव, पारस, ये हर्षिता कौन सी वाली है, अच्छा हिमांगी, हर्षिता, दिव्या, ध्रुव, दान्या, अनुज, आर्यन। ओके, जो लोग आके गायब हो जाते हैं ना, मेरे को तो समझ नहीं आता उनको क्या लगता है कि पेपर अगले साल देने हैं, या हमने सोच ही लिया है कि हम या तो फेल होंगे या फिर हमें सब कुछ आता है, हमें जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। अब इस स्टेज पे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इस पॉइंट में आपने क्या लिखना है, एक सेकंड में एक स्टूडेंट को क्लास का बोल दूं उसको थोड़ा सा।
Okay, so the government of India has implemented direct benefit transfer scheme wherein subsidies on the LPG is directly transferred to the bank account. अब सब्सिडी जो है LPG पे गवर्नमेंट दे रही है, सब्सिडी जो है LPG पे गवर्नमेंट दे रही है किनको? पुअर पीपल को, उनके बैंक में ट्रांसफर करके, ठीक है, और साथ में रिच पीपल को बोल रही है कि वो अपनी सब्सिडी छोड़ दें। तो इससे गवर्नमेंट चाहती है कि जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ है रिच और पुअर के बीच में, कि रिच अपनी सब्सिडी छोड़े और वो बेनिफिट हम पुअर को दें, तो जो उससे क्या होगा कि उससे पुअर पीपल की वेलफेयर होगी, उनकी स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ेगी और रिच पीपल की जो है वो कम होगी स्पेंडिंग्स। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर सब्सिडीज वो नहीं छोड़ते तो गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी में सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी ज़्यादा पुअर पीपल को और रिच पीपल को सब्सिडीज रिमूव कर देगी अगर वो खुद नहीं छोड़ेंगे। तो उससे क्या होगा, जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ है वो ठीक हो जाएगा। तो आपको पूरा का पूरा पॉइंट इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ इस आंसर के इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या था ये, पढ़ेंगे जरा। The leather industry is closely linked with shoes, apparels, and other fashion and lifestyle products. Agra plays a very crucial role in the leather manufacturing and national revenue income through export. Major buyers include Italy, Spain, Italy. Agra accounted for almost 35% of total footwear exports from India. While it nearly 50% domestic footwear market for Agra population dependent upon the rest of providing employment level. The earnings through this industry will be recorded on which? हाँ जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के किस साइड पे लिखी जाएगी जो अर्निंग्स होंगी इन इंडस्ट्री से? क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स इज रिकॉर्डेड ऑन क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेजर बायर इंक्लूड इटली। अब इसमें क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स की बात हो रही है। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स आर ऑलवेज रिटन ऑन दी क्रेडिट और डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। तो यहाँ पर इनफ्लो की बात हो रही है पैसे की, तो इसलिए क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट BOP। हाउ डज गवर्नमेंट सपोर्ट टू दिस इंडस्ट्री? हाउ डज गवर्नमेंट सपोर्ट टू द इंडस्ट्री विल अफेक्ट द फॉरेन एक्सचेंज रेट? चीज हो जाएगा। देखो सर अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है लाइक एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर देती है तो अब देखो, अब गवर्नमेंट इसमें कहाँ है, आगरा इसमें बोला है कि मेजर जो रेवेन्यू है आगरा वाले को वो एक्सपोर्ट के थ्रू आता है। तो मेजर बायर इटली ये सब एंड उसमें से इनके बायर ये हैं। तो आगरा कंडक्टेड अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 35% ऑफ द टोटल फुटवेयर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, while it also caters nearly 50% of the domestic footwear. Before pandemic, about 30 to 35% of the Agra population depend upon the leather footwear manufacturing employment to lack of the people. So how does government support to this industry will affect their foreign exchange? हाँ, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी इस इंडस्ट्री को, ठीक है, और अगर हमारा डोमेस्टिक के साथ साथ एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ जाएगा, और जितना हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा उतना फॉरेन एक्सचेंज का जो प्राइस है, रेट है, वो फॉल करना शुरू कर देगा। क्लियर है किसी को? कि कोई ऐसा जिसको ये पॉइंट समझ आया हो? समझ नहीं आया। देखो, अभी गवर्नमेंट का मेजर एक्सपोर्ट के ऊपर, गवर्नमेंट का डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट्स पे फोकस रहता है, ठीक है, लेकिन पैंडेमिक की वजह से इसमें फॉल देखने को मिला है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करता है इस इंडस्ट्री को और ड्यूटीज वगैरह जो है, GST वगैरह फॉल कर देता है, तो यानी फुटवेयर जो है मार्केट में अब चीपर प्राइस पे जाएंगे, फॉरेनर्स को हमारे कुछ चीपर लगेंगे करेंसी, हमारी इंडियन करेंसी में, तो हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। तो जितना ज़्यादा हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट होगा उतना हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी तो अपने आप फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल कर जाएगा। तो इस केस में फॉरेन एक्सचेंज रेट विल फॉल अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इस इंडस्ट्री को। तो
Identify the statement that support the widening of shoe and footwear market. कौन सी स्टेटमेंट सपोर्ट कर रही है? ये होगी मेजर बायर्स लेके आगरा अकाउंटेड फॉर 35% ऑफ ये वाली होगी स्टेटमेंट, ठीक है। और इसमें तो इसमें हो गया स्टेटमेंट दैट सपोर्ट द वाइडनिंग ऑफ शू एंड फुटवेयर मार्केट। इसमें आपका ये वाला कि मेजर बायर जो इतने, जिसमें आगरा 35% फुटवेयर एक्सपोर्ट करता है और 50% जो है डोमेस्टिक वाले को। तो यहाँ तक की ये स्टेटमेंट हो गई। अगला, कैलकुलेट मिक्स्ड इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब मिक्स्ड इनकम निकालनी है। अब ये ऑलमोस्ट सबने निकाली थी, जिसने निकाली थी मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट हमको निकालना है मिक्स्ड इनकम और हमें कंपोनेंट दिए हुए हैं। अब जैसे कंपोनेंट्स, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एनडीपीएफसी निकाल लेते हैं। और हमें दिया क्या हुआ है, नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी में से माइनस एनएफआईए कर दो तो एनडीपीएफसी आ जाएगा, ठीक है। तो एनडीपीएफसी क्या हो गया आपका, नेशनल इनकम है 960, नेशनल एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड, 2 मतलब माइनस और माइनस पहले ही है तो प्लस 18, तो ये हो जाएगा आपका 978। अब एनडीपीएफसी आपका कितना आ गया, 978। अब हम क्या करेंगे, एनडीपीएफसी इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस मिक्स इनकम, ठीक है। एनडीपीएफसी आपने निकाल लिया 978, सीओई कंपनसेशन एम्प्लॉइज वेज एंड सैलरीज 105, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, लेकिन यहाँ एम्प्लॉई है तो नहीं लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस होता है रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट एंड इंटरेस्ट है 165, प्रॉफिट आपको गिवन है 26, डिविडेंड आप लोगे नहीं क्योंकि डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये बात है ना, कमीशन पेड टू सेल स्टाफ, ये लेंगे नहीं लेंगे, कंपनसेशन एम्प्लॉय में सर सीईओई का पार्ट है, सीओई का पार्ट है, नहीं सीओई में लेंगे नहीं लेंगे कमीशन पेड टू सेल स्टाफ। कमीशन है, वेरियस सैलरी तो है। नो, कमीशन कभी कभी दी जाती है, लेकिन सेल्स स्टाफ को कमीशन कभी कभी जो चीज दी जाती है कमीशन, अगर हम इसको कमीशन, कंपनी कमीशन देती है सपोज प्रॉफिट में से, कंपनी के लिए कॉस्ट तो नहीं हो सकती, रिवॉर्ड दे रही है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको बार रिकन्फर्म करता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। एक से रुकना जरा। तो मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है ये। ओके, तो अगर हम इसको अभी इसको रुकते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट आ जाएगा और इसकी वैल्यू आप डाल दोगे तो प्लस आपका मिक्स इनकम, सबको उधर ले जाओ इक्वल टू के, तो आपका मिक्स इनकम निकल आएगा। कमीशन वाला आपको पॉइंट बताता हूँ जरा, अभी क्रॉस चेक करवाया मैंने। स्टेट हाउ दी फॉलोइंग आर ट्रीटेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। आप नेशनल इनकम में कैसे ट्रीट करोगे, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक्स टू इट्स डिपॉजिटर, बैंक अपने डिपॉजिटर को इंटरेस्ट पे कर रहा है, नेशनल इनकम इंक्लूड कैसे ट्रीट करोगे इसको, ऑपरेटिंग सरप्लस, इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्या रीजन दोगे, और कौन, अच्छा पहले बता लो और कौन देगा एग्जांपल, क्योंकि रीजन। बैंक्स जो It will be included while calculating national income because the deposit made by depositor in the bank is going to use that deposit for giving the loan for the productive purpose.
तो बैंक जो भी पैसा है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन की फॉर्म में देगा, और उस प्रोडक्टिव पर्पस से लोन जो देगा प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, उससे जो इनकम जनरेट होगी उससे इंटरेस्ट बैंक को पे किया जाएगा, और बैंक वो इंटरेस्ट पब्लिक को पे करेगा। इसमें हमें ये बताना है कि होगा कि नहीं होगा, या फिर ये बताना है कि किस में होगा? नहीं, ट्रीटमेंट एस्टिमेशन में कि आप कैसे उसको ट्रीट करोगे नेशनल इनकम में, आप उसको लोगे कि वो इंक्लूड होगा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर आप इसको देखो, इसमें आपको ना यही देना पड़ता है कि अगर एस्टिमेशन भी करोगे इसकी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की बाय बैंक, तो इसका एक्चुअली आंसर यही है, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक टू डिपॉजिटर, उसमें ये लिखना है इट इज इंक्लूडेड, और उसका रीजन ये देना है। सर ऑपरेटिंग से रिप्लेस कर दोस्ते हैं? नहीं नहीं, इसमें कोई रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट भी नहीं, वो वाला इंटरेस्ट नहीं है। जो इंटरेस्ट होता है ना, वो इंटरेस्ट पेड टू प्रोडक्टिव, जो प्रोडक्शन यूनिट इंटरेस्ट पे करता है, वो फैक्टर इनकम है ये, लेकिन बैंक वाला पार्ट है, अलग है। हाँ जी, अगला, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ सर्विसेज टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। Government funded consumption expenditure. It will be included in national income through expenditure method as a part of GDP MP through GFC। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट फ्री हेल्थ सर्विसेज दे रहा है पुअर पीपल को, तो GFC की फॉर्म में वो इंक्लूड होगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड नॉमिनल GDP, विच ऑफ द टू इज बेटर इंडेक्स फॉर इकोनॉमिक वेलफेयर। तो अब लिखोगे कि नॉमिनल GDP क्या होती है? नॉमिनल GDP इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एस्टिमेटेड एट प्राइस प्रिवेलिंग इन द करंट ईयर, एंड रियल GDP दूसरी तरफ लिखोगे, रियल GDP मीन्स द total market value of goods and services which are estimated at the price prevailing in some previous year या base year। फिर आप लिखोगे nominal GDP is affected by both price and output, real GDP is affected by only level of output। nominal GDP is also known as national income at current price, real GDP is also known as आपका national income estimated at constant price। फिर एक एग्जांपल आप लिख दोगे, एग्जांपल क्या लिखोगे nominal GDP वाले कॉलम में, कि जैसे 2016 प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वाज 10, क्वांटिटी 100, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस 1000, प्राइस से बढ़ गया 20, आउटपुट होगी आपकी सेम 100, नेशनल इनकम 2000। और इसमें क्या हो गया? ये हो गया 2018 की बात, ठीक है। ऐसे ही आप रियल GDP पे 2016 प्राइस ऑफ कमोडिटी सपोज 10, क्वांटिटी 100, नेशनल इनकम 1000, ठीक है। और प्राइस आपका कांस्टेंट है सेम 2018 में, और आपका आउटपुट है 200, तो 2000 होगी आपकी ये नेशनल इनकम। तो ये आपका 4 मार्क्स में 4 पॉइंट बन जाएंगे। बी पार्ट की बात करेंगे, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट। आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेप्रिसिएशन? कैपिटल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड। कैपिटल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट। तो 2500 माइनस 500 अपॉन 20, तो 2000 हो गई आपकी वे एस्टिमेटेड वैल्यू, और 20 साल तो पर साल कितना कम हो गया उसका? 100, तो डेप्रिसिएशन इज 100। और क्वेश्चन नंबर 17, फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन बताओ जरा, व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट? What is full employment? A full employment level in an economy refers to that level where aggregate demand is equal to aggregate supply and each resource is fully utilized up to its maximum potential. Full employment is that level. Full employment is that level of full employment means where each and every able-bodied people who are willing to work are actually working at the given wage rate to earn their living. And full employment level is that situation where even after increase in aggregate demand, the economy is not able to increase the level of output or level of employment of resources. That situation is known as full employment level. Discuss the situation when there is inflationary gap exists in the economy. Just a second.
Okay, discuss the situation when there is inflationary gap exist in the economy. तो inflationary gap कब exist करता है? Inflationary gap exists when there is excess demand, when aggregate demand is more than aggregate supply at full employment level. That is excess demand, and inflationary gap means the gap between actual aggregate demand and aggregate supply at full employment level. तो पूरा वो बता दोगे. And also explain the tools of monetary policy. अब monetary policy के tools क्या हैं? Bank rate और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट. कोई भी 2 से 3 पॉइंट आप एक्सप्लेन कर दोगे. बैंक रेट रेपो रेट बढ़ा दी जाएगी, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी जाएगी, ओपन मार्केट में सेलिंग शुरू हो जाएगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाएगी. तो ये कोई भी 3 पॉइंट आप इसमें लिखोगे एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए या इन्फ्लेशनरी गैप को खत्म करने के लिए. ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द पेपर डिस्कशन ऑफ योर मैक्रो पेपर जो हमने कल लिखा था. इसमें से कोई आपको डाउट है तो पूछ लो. कमीशन वाला अभी आया नहीं है, ग्रुप में टीचर्स के ग्रुप में डाला था तो अभी तक मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया उधर से, और ऑलमोस्ट 90% टीचर्स ने देख लिया है, लेकिन वो लोग भी शायद कंफ्यूज हैं, उनका आंसर नहीं आया. जैसे ही आता है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच. और इसको हो गया. अब क्या कहते हैं, कल बीएस के पेपर हम परसों बीएस का लेना है. कल हम एक काम करेंगे, कल हम परसों बीएस का पेपर है ना, तो अगर आपके कोई बीएस के डाउट्स हो तो ठीक है, नहीं तो कल इको के जो आपको 4 पेपर भेजे हैं उसमें से एक पेपर कल इको का प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करते हैं. ठीक है. और धीरे धीरे अगले हफ्ते से क्या करूँगा, इको और बीएस की बैक टू बैक एक पेपर रख दूंगा कि दोनों का एक एक पार्ट का, मैक्रो और पार्ट बी का साथ साथ एक पेपर भी हो जाए. ठीक है, कल ये करेंगे दोनों काम. राइट, मैं लिख दूंगा ग्रुप में कैसे करना है. ठीक है, और रिकॉर्डिंग में आपको शेयर कर देता हूँ अभी.